mentorship session for CMA Intermediate DT IDT paper number 7. I request you all, as I've already discussed, for the next 30 minutes, please keep pin drop silence. सबसे पहले मैं आज आपको आपके साथ बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करूंगा। सबसे पहला बात होगा सीएमए इंटर डीटीआईडी का सर पेपर पैटर्न क्या होता है, एज इन की कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रेंड एनालिसिस क्या है न्यू सिलेबस में 2023 2024 में। अभी तक 3 पेपर आ गया है सर। अभी आप बताओ कि एग्जैक्टली क्या न्यू सिलेबस का पेपर पैटर्न है, बेस्ड ऑन विच हमें किस तरीके से जून 25 में तैयारी करनी चाहिए, एज इन की कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने की चांसेस है। नंबर 2, आई एम गोइंग टू टेल यू कि हाउ विल द इंस्टीट्यूट डू योर चेकिंग। ठीक है, आपका इंस्टीट्यूट टैक्सेशन पेपर में क्या क्या पॉइंटर्स पे चेकिंग करता है, अकॉर्डिंगली यू शुड स्टार्ट इंकॉर्पोरेटिंग दोज पॉइंट्स इन योर आंसर्स, राइट? बिकॉज इफ यू डोंट इंकॉर्पोरेट दोज पॉइंट्स इन योर आंसर्स, नेट इफेक्ट में क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि हमारा टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल सही है, हमें वो आंसर पता है, तो हमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। यू हैव टू गिव प्रॉपर रीजंस, यू हैव टू कोट सेक्शन नंबर्स वेरेवर रेलिवेंट, यू हैव टू कोट द करेक्ट रीजन, यू ऑल्सो हैव टू कोट द करेक्ट केस लॉ वेरेवर रिक्वायर्ड। तो जो एक रिक्विजिट होता है पेपर चेकिंग का, वो मैं आपको बताऊंगा। तीसरा मैं आपको बताऊंगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें मुझे बहुत टाइम लगा ये सोचने में, मैंने अपने पास्ट स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्कस किया कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स यू आर जेन्युइनली गोइंग टू मेक इन टैक्सेशन पेपर। आप डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या मिस्टेक करने वाले हो, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, राइट? इनडायरेक्ट टैक्स में आप क्या क्या मिस्टेक्स करने वाले हो, मैं आपको पहले से बता दूंगा। इन द सेंस कि वो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स मुझे देखने को मिला है दैट पीपल जनरली, स्टूडेंट्स जनरली मेक टेंड टू मेक दोज मिस्टेक्स। तो वो मिस्टेक्स आप ना करें, ठीक है, अवॉइड करना, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे। प्लस मेरा जो की पॉइंट है, जून 2025 टर्म में मेरा जो आपसे फाइनल एडवाइस रहेगा कि भाई जून 2025 टर्म में अभी 1 मंथ आपको है, और आपको एग्जैक्टली अभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन पेपर, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये एजेंडा है मेरा आज का डिस्कशन का। आप देख सकते हो पूरा प्री प्लान्ड सेशन है, कुछ भी एक्सटेम्पो नहीं है कि जो मन में आए बोल दिया, ठीक है। एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड विच आई हैव मेड फॉर यू, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे आपको पता है, आपको ओवरऑल पेपर पैटर्न पता ही होगा, 30% विल बी एमसीक्यू, 70% विल बी आपका सब्जेक्टिव, ठीक है। अच्छा, जिनको ये बात नहीं पता है उनको बता देता हूं कि आपका जो 30 मार्क्स डायरेक्ट टैक्स से आएगा, ठीक है, आपका जो 30 मार्क्स जो आपका डीटीआईडीटी का पेपर रहेगा एमसीक्यू में, उसमें जनरली इंस्टीट्यूट 6 क्वेश्चंस डायरेक्ट टैक्स का पूछता है, दैट इज 12 मार्क्स आपका डायरेक्ट टैक्स का एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे डायरेक्ट टैक्स से कौन कौन से चैप्टर से एमसीक्यू टेस्ट किया गया है, ठीक है। उसके बाद 9 क्वेश्चंस जो है वो आपका आईडीटी से आता है, 9 क्वेश्चंस आईडीटी से आता है। अब आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों, इसका भी रीजन बताऊंगा। 9 इंटू 2 18, तो 18 आपका मार्क्स रहेगा आईडीटी से, और 12 मार्क्स रहेगा आपका डायरेक्ट टैक्स से। ये हर टर्म में देखा गया है। मैं बात कर रहा हूं न्यू सिलेबस, मैं ओल्ड सिलेबस का बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज ओल्ड सिलेबस कैन नॉट बी सेट एज अ ट्रेंड फॉर द न्यू सिलेबस, क्योंकि न्यू सिलेबस का ट्रेंड अलग था, ओल्ड सिलेबस का ट्रेंड अलग था। न्यू सिलेबस में ज्यादा फोकस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में दिया जाता है, ओल्ड सिलेबस में ज्यादा फोकस थ्योरी, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस पे दिया जाता था। बट न्यू सिलेबस का बात करें तो यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और मोर ओवर एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो 12 मार्क्स आपका डीटी का रहेगा, 18 मार्क्स आपका आईडीटी का रहेगा, ठीक है सर। बाकी जो आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा वो आपका पूरा डायरेक्ट सब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा। अब इस सब्जेक्टिव में आपको क्या करना होगा, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 14 मार्क्स ईच का, ठीक है, आउट ऑफ 7। यानी कि आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब इट डज नॉट गिव यू, I would be very blunt in saying that it doesn't give you the opportunity to leave chapters. अब बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर इसमें से तो 2 क्वेश्चन तो हम छोड़ सकते हैं, तो हम जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट छोड़ देते हैं, इनकम टैक्स में हम पीजीबीपी छोड़ देते हैं, और ऐसा करके प्लानिंग करते हैं। बट आपको नहीं पता ना कि इंस्टीट्यूट किस टर्म में ट्रेंड चेंज कर देगा। आपको नहीं पता कि इंस्टीट्यूट किस टर्म में पीजीबीपी से डबल ट्रिपल क्वेश्चन दे देगा। यू डोंट नो। सी वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू, इट इज अ सजेस्टिव ट्रेंड. It doesn't prevent institute from asking more questions, more number of marks from a single chapter. तो why to avoid, I mean why to take unnecessary risk? तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डू नॉट डू एनी सेलेक्टिव स्टडी।
हाँ, बट एज ऑन डेट अगर किसी स्टूडेंट का कोई चैप्टर में अंडर प्रिपरेशन है, कोई स्टूडेंट ये सोच के जा रहा है कि भाई मैं तो छोड़ के रखा था, आज सर बोल रहे हैं तो क्या मेरे को वापस से करना पड़ेगा? क्या नहीं करना पड़ेगा भैया, अब आपके पास टाइम नहीं है, प्लीज स्टॉप डूइंग द क्लासेस। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। मतलब टैक्सेशन का और कोई आप कर नहीं सकते, टैक्सेशन में जो करना था आप कर लिए हैं, अब आपको खाली रिविजन करना है और आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप इसके अलावा कुछ भी कर रहे हो टैक्सेशन में अपार्ट फ्रॉम रिवीजन एंड प्रैक्टिस, तो आप अपने साथ एक बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि टैक्सेशन में जो करना था आप कर चुके हो, यू हैव जस्ट अ मंथ लेफ्ट, यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू एनी अदर चैप्टर्स विच यू हैव नॉट डन प्रीवियसली, ठीक है। अगर हो गया तो कोई बात नहीं, मिस कर दिया तो मिस कर दिया, बट सेलेक्टिव स्टडी नहीं करना चाहिए, वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में नहीं होना चाहिए। तो 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें भी क्या है मैं आपको बताता हूं। डायरेक्ट टैक्स में जैसे 7 क्वेश्चन है, डायरेक्ट टैक्स में इंस्टीट्यूट जो है वो आपसे 4 क्वेश्चन टेस्ट करेगा। 4 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम डीटी एंड 3 क्वेश्चन रहेगा आईडीटी से, राइट और ये जो डीटी और आईडीटी से क्वेश्चन आएगा ना, द बेस्ट पार्ट विच आई लाइक इज इट विल नॉट बी मिक्स्ड। यानी जो 4 क्वेश्चन है पूरा डीटी का रहेगा, 3 क्वेश्चन है पूरा आईडीटी का रहेगा। ऐसा नहीं कि 4, ऐसा नहीं है कि 1A या 1B ये दोनों एक डीटी का एक आईडीटी का, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन पूरा डायरेक्ट टैक्स करेगा, 3 क्वेश्चन पूरा आईडीटी करेगा। मैं एग्जैक्टली आपको बोलने वाला हूं कि ट्रेंड क्या है इंस्टीट्यूट का, कि कौन सा नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट कौन से चैप्टर से पूछता है। डायरेक्ट टैक्स का तो ट्रेंड एकदम फिक्स्ड है। इनडायरेक्ट टैक्स का ट्रेंड फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट पूछ सकता है बहुत ही लिमिटेड है। दैट इज 3 क्वेश्चंस, 3 इंटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स एक क्वेश्चन में, तो मैक्सिमम 6 चैप्टर ये लोग टेस्ट कर सकता है सब्जेक्टिव में। बट ऑब्वियसली पढ़ने को तो और भी ज्यादा चैप्टर है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट शफल करके जो है पॉसिबली जो क्वेश्चंस जहां जहां चैप्टर से आ सकता है वो मैं आपको फर्स्ट में बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया कि 70 मार्क्स में 44 मार्क्स आपका डीटी का रहेगा, आई मीन 4 क्वेश्चंस डीटी का रहेगा, 3 क्वेश्चंस आईडीटी का रहेगा। 7 में से आपको 5 करने होंगे, 14 मार्क्स ईच, 70 मार्क्स खत्म। और एमसीक्यू पूरा आपका सब्जेक्ट पूरा जो एमसीक्यू रहेगा वो पूरा का पूरा जो है दैट विल बी कंपल्सरी टू अटेंड। 6 क्वेश्चंस आपके डीटी करेंगे, 9 क्वेश्चंस आपके आईडीटी करेंगे। सर अगर मैं बाद में बताऊंगा, अगर आप चाहते हो कि आप टैक्सेशन पेपर में कम से कम 55-60, मतलब 55 तो मैं अपने आप को बहुत कम बोल रहा हूं, मतलब ट्रस्ट मी 60 प्लस लाना टैक्स के पेपर में बहुत ईजी है। वो तभी इजी है जब आप इस एमसीक्यू को अच्छे से यूज करो, और वो एमसीक्यू भी मैं बता रहा हूं ये आईडीटी में आप यूज करो, क्योंकि आईडीटी जेन्युइनली गाइस बहुत इजी है। आईडीटी जेन्युइनली बहुत इजी है। द लेवल ऑफ क्वेश्चन विच कम्स इन द इंस्टीट्यूट एग्जाम इज वेरी 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 इजी। मैं मानता हूं डायरेक्ट टैक्स में ये लोग थोड़ा सा आपको ट्रिक देंगे, बट आईडीटी में इतना ज्यादा ट्रिक आता नहीं है, ठीक है। स्पेशली एमसीक्यू 9 इंटू 2 18 मार्क्स का जो आपका आईडीटी रहेगा, इट विल बी वेरी वेरी इजी टू स्कोर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे, ठीक है। एमसीक्यूज को ज्यादा प्रैक्टिस करे। इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक निकाला था पास्ट टाइम, आपको बिलीव नहीं होगा, जो इंस्टीट्यूट दिसंबर 24 में एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक निकाला था उसमें से 70% क्वेश्चन फंसा था। इस बार वर्कबुक आया है, डेफिनेटली मेरे को बहुत ज्यादा बिलीव है कि वर्कबुक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस फंसेंगे। तो इंस्टीट्यूट के जो रिसोर्सेज है, चाहे वो इंस्टीट्यूट का मैट हो, मैट में जो एग्जाम्पल्स हो, मैट में जो इलस्ट्रेशंस हो, मैट के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो मैट के अंदर, प्लस वर्कबुक, प्लस एमसीक्यू बुक, एमसीक्यू बैंक, ये तो आपको टैक्स में कवर करके बिल्कुल जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, एक पढ़ा हुआ क्वेश्चन आता है, किया हुआ क्वेश्चन आता है, उसको कॉन्फिडेंस उसका एक अलग होता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि एकदम अनसीन क्वेश्चन आता है ना एक बार एग्जाम में, तो सर एक बार तो हालत खराब हो जाती है। ऑल दो आप उसको कर पाओगे, बट एक बार तो पसीना छूट जाता है कि यार ये तो किया हुआ नहीं है क्वेश्चन, वो कैसे आएगा, राइट। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूं तो मेरे को पता है ये चीज, एक फीलिंग आता है। और एक देखा हुआ क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चन आता है, तो डेफिनेटली उसका एक बात अलग ही रहता है। तो दैट इज वाई आई वुड रिकमेंड यू कि प्लीज आप इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज करके जाना, वो मैं अभी डिस्कशन में करने वाला हूँ। फिलहाल मैं अपने टॉपिक पे वापस आ रहा हूँ कि सर ट्रेंड क्या रहेगा। तो देखो, फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स का जो सब्जेक्टिव पार्ट का मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव का मैं बाद में बात करूंगा। सब्जेक्टिव पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका रेसिडेंशियल स्टेटस से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो रहेगा रेसिडेंशियल स्टेटस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। आपको कुछ भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका जो पीडीएफ है आई विल बी आई विल बी शेयरिंग विद निखिल सर विल शेयर विद यू ऑल, डोंट वरी, ठीक है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स के जो रहेंगे आपका एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में जैसे कि
ये पूछा जा सकता है कि कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एकदम बेसिक, राइट? एनीथिंग कैन कम फ्रॉम बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, और दे कैन आस्क यू फ्रॉम रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। एकदम प्लेन वलीना क्वेश्चन आएगा कि डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड कंप्यूट द टोटल इनकम। तो आपको इनकम अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू अक्रू, डीम टू रिसीव का पूरा नॉलेज होना चाहिए, ROR, RNOR, NR पूरा नॉलेज होना चाहिए, नंबर ऑफ डेज का पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? दूसरा सैलरी, सैलरी से 100% आपका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन रहेगा। सैलरी में मैं देखता हूं स्टूडेंट्स लोग का बहुत इश्यूज होता है परक्विजिट्स में, रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, इंटरेस्ट फ्री लोन हो गया, ठीक है? ये सब में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नीचे मैं मिस्टेक में लिख के रखा हूं कि भैया ओल्ड टैक्स रेजिम में किसका डिडक्शन मिलेगा, न्यू टैक्स रेजिम में किसका नहीं मिलेगा। यार ये सब बहुत अच्छे से, मैं तो बोलता हूं एक पेन पेपर में खुद से लिख लो अभी, और एग्जाम के खुद का राइटिंग वाला पेपर देख के जाना, खुद का राइटिंग वाला पेपर देख के जाना, ट्रस्ट मी इट वर्क्स। एक बार आप टीचर का मैथ से देखते हो या आप किसी प्रिंटेड नोट्स को देखते हो और खुद का लिखा हुआ नोट्स को देखते हो ना, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। इफ यू राइट इट that what are the mistakes you are doing, if some provisions are you are not able to remember, जैसे न्यू टैक्स regime 115 BSC subsection 1 है, you are not able to remember कि what are the exemptions deductions which are not getting in 115 BSC। लिख लो एग्जाम के पहले 2-4 बार रिवाइज कर लेना, एग्जाम के पहले मतलब 1 day before exam you can just go through, revise it and definitely I'm very sure you are going to rock it, ठीक है? तो सैलरी में आपका एक क्वेश्चन आएगा, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में डीम टू बी लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम, ठीक है? मैं बताऊंगा क्या मिस्टेक करोगे आप। पीजीबीपी आएगा, मतलब ये पूरा एकदम लाइन से आता है, मतलब सर अभी तक इंस्टीट्यूट ने ट्रेंड को चेंज नहीं किया है। फर्स्ट क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस और बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा, फिर सैलरी आएगा, फिर हाउस प्रॉपर्टी आएगा, फिर पीजीबीपी आएगा। पीजीबीपी से एक प्रॉपर क्वेश्चन आएगा, प्रॉपर पीजीबीपी का क्वेश्चन आएगा, अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंस, डिसअलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंस, डिडक्शंस, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग कैन कम फ्रॉम पीजीबीपी। देन आएगा आपका कैपिटल गेन। आई थिंक दी कैपिटल गेन क्वेश्चन इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट तो क्या, कैपिटल गेन से एक ही क्वेश्चन आएगा, बट इस बार का अमेंडमेंट आप सबको पता है, इंडेक्सेशन वाला, ठीक है? एकदम क्लैरिटी लेके जाना, एकदम क्लैरिटी लेके जाना। आप जहां से भी क्लासेस लियो आपको एकदम क्लैरिटी होना चाहिए भैया कि कैपिटल गेन का मेरा क्या अमेंडमेंट है। इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा आपको, कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, एकदम क्लियर है। 23 जुलाई 2024 के बाद से इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। ऑप्शन खाली टैक्स रेट्स में, ऑप्शन खाली टैक्स रेट्स में कि 112A में लेना है, आई मीन 112 में कि हमें इंडेक्सेशन नहीं लेना है, कि हमें इंडेक्सेशन नहीं चाहिए, मतलब विद जाना है कि विदाउट जाना है। दैट टू डिपेंड्स कि इफ आई एम अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, आई एम ट्रांसफरिंग लैंड और बिल्डिंग आफ्टर 23 जुलाई 2024, देन आई कैन क्लेम इंडेक्सेशन एंड पे टैक्स एट 20%, और आई मे नॉट क्लेम इंडेक्सेशन, आई मे पे टैक्स एट 10%। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? ये सब एकदम घर है, मतलब 100% शॉर्ट है। अगर कंफ्यूजन है प्लीज एक बार डबल क्रॉस अपने मैट से वेरीफाई कर लो, रिवाइज कर लो, और मेक श्योर कि एग्जाम के एक दिन पहले ये चीजों को आप रिवाइज कर लो, ठीक है? कैपिटल गेन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, 50C का प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, 50C आज तक आया है। फिर जितने भी एग्जेम्पशन सीरीज आपको याद होगा, 54EC, 54F, 54G, 54GA, ये सब कैपिटल गेन के एग्जेम्पशन सीरीज है, ये सब भी तुमको अप्लाई करने दिया जा सकता है। अदर सोर्सेज तो सबसे बच्चा वाला क्वेश्चन आता है मेरे हिसाब से, एकदम इजी है। अदर सोर्सेज के डिडक्शंस आपको याद होने चाहिए, ठीक है? अच्छा, डिविडेंड इनकम में भी इस बार बहुत अमेंडमेंट आया बायबैक को लेकर। अगर आपको याद होगा कि बायबैक के जितने भी कंसिडरेशन होते हैं अब वो डिविडेंड माने जाएंगे, और अगर वो डिविडेंड माना जाएगा तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, ये एकदम प्लेन, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये सारे चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। देखो मैंने क्लबिंग नहीं लिखा है क्योंकि आज तक क्लबिंग से सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आया है, क्लबिंग से एमसीक्यू आता है। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस से आता है, ठीक है? जस्ट पॉइंट टू बी नोटेड, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में आपका प्रॉपर एक पूरा टोटल इनकम का क्वेश्चन पूछेगा, तुमसे डिडक्शन भी टेस्ट किया जा सकता है। तुम एक चीज और नोटिस करो, डिडक्शन का कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि डिडक्शन ये लोग बीच बीच में टेस्ट कर लेते हैं, किसी भी क्वेश्चन में डिडक्शन टेस्ट हो जाएगा। डिडक्शन जो आपका टेस्ट होगा, आपका किसी भी क्वेश्चन में टेस्ट हो सकता है, किसी भी मिक्स चैप्टर में टेस्ट हो सकता है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। तो यू हैव टू बी वेरी श्योर ऑन दिस, यू हैव टू बी वेरी श्योर ऑन दिस कि मेरा जो डिडक्शन वाला चैप्टर है वो भी मैं अच्छे से जो है पढ़ कर जाऊं, वो भी मैं अच्छे से पढ़ कर जाऊं,
ठीक है। फिर आता है आपका टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, इसमें भी डिडक्शन टेस्ट हो जाता है, और ये जो टोटल इनकम के क्वेश्चन है इसमें सारे हेड्स कवर हो जाते हैं। अब मेरा बात ध्यान से सुनना जब मैं आपको टोटल इनकम का क्वेश्चन का बता रहा हूं। ये जो टोटल इनकम का क्वेश्चन आएगा इसमें आप समझ लो जितने भी आपके ऊपर वाले हेड्स है सबको मिक्स कर देगा, ठीक है। इसमें टीडीएस टीसीएस डाल देगा। अब देखो एक चीज ध्यान से देखना बेटा, टीडीएस टीसीएस मैंने सब्जेक्टिव में डाला नहीं है तो इट डजंट प्रिवेंट इंस्टीट्यूट के वो सब्जेक्टिव में पूछ नहीं सकते हैं। रिटर्न डाला नहीं है, पूछ नहीं सकते, पूछ सकते हैं क्योंकि ये नीचे डाला है मैंने, यहां से एमसीक्यू आता है। तो जनरली क्या देखा गया है कि जहां से अगर एमसीक्यू आ जाते हैं तो वहां से सब्जेक्टिव नहीं आता है, जहां से सब्जेक्टिव आता है तो वहां से एमसीक्यू नहीं आता है। तो दे कैन चेंज द ट्रेंड, राइट, they can change the trend. I am just telling you what has been asked in the previous terms, और ये एकदम फॉलो किया गया स्ट्रिक्टली। तो टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी में आपके सारे मिक्सचर रहेंगे, आपके इनकम के सारे हेड्स रहेंगे, डिडक्शंस के सारे हेड्स रहेंगे, आपको टैक्स लायबिलिटी निकालना पड़ेगा। अच्छा, टैक्स लायबिलिटी में भी ओल्ड टैक्स न्यू टैक्स, एक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेरी आता है मेरे पास कि सर अगर कुछ दिया बनी है तो क्या करना है, ऑब्वियसली न्यू टैक्स, क्योंकि यू नो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम इज व्हाट, दैट यू विल be paying tax as per the new regime, that is the default tax regime, if you do not opt out of the default tax regime। आपको opt out करना पड़ेगा, मतलब सरकार मान के चली है कि तुम टैक्स ऐसे ही पे करेगा, डिफॉल्ट रेजिम में पे करेगा, सरकार मान के चली है, ध्यान से सुनो, सरकार मान के चली कि तुम डिफॉल्ट में ही पे करेगा, लेकिन अगर तुम ऑप्ट आउट कर लेते हो तुम नॉर्मल प्रोविजंस में आओगे, तब तुम डिडक्शन लोगे, एग्जेम्पशन लोगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट लोगे, सब लोगे, वरना डिफॉल्ट के हिसाब से ही आपको निकालना है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि सजेस्ट विच ऑप्शन शुड बी बेनिफिशियल, देन यू हैव टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑन बोथ द ऑप्शंस, न्यू ऑप्शन के हिसाब से भी, ओल्ड ऑप्शन के हिसाब से भी, तब आपको दोनों के हिसाब से निकालना पड़ेगा। बट अगर कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं दिया हुआ है, you will have to calculate tax liability as per the default tax regime. You will not giving be deductions, you will not be getting exemptions, you will be giving the beneficial rate of tax। आपको I hope आपको पता है न्यू रेट ऑफ टैक्स में अमेंडमेंट आ चुका है, अप टू 3 लाख, 3 लाख से 7 लाख। आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट, बट आई थिंक यू शुड बी नोइंग, 1 मंथ बचा आपका एग्जाम्स को लिए, ठीक है। तो उसमें भी अमेंडमेंट आ चुका है, बहुत सारे अमेंडमेंट है भैया इनकम टैक्स में, जीएसटी में, फाइनेंस एक्ट 2024 में, अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। एमसीक्यूज ये सारे एमसीक्यू के घर है सर। मैंने इलस्ट्रेटिव लिस्ट दिया आपको, एडवांस टैक्स, देखो जहां जहां मैंने सब्जेक्टिव कवर नहीं किया वो ऑटोमेटिकली एमसीक्यू में आ रहा है। एग्जेम्पशंस, रिटर्न ऑफ इनकम, इनकम टैक्स कंप्यूटेशन तो भाई इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, सरचार्ज रेट पूछ लेगा, इनकम टैक्स लायबिलिटी पूछ लेगा। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में एंड ओल्ड टैक्स रेजिम में देयर इज अ डिफरेंस इन चेंज इन सरचार्ज रेट्स, ठीक है। अच्छा, कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है, कंपनी का सरचार्ज रेट अलग है, ध्यान से, डोमेस्टिक कंपनी का अलग है, फॉरेन कंपनी का अलग है, फर्म का अलग है। आई होप यू अंडरस्टूड, डोमेस्टिक कंपनी का अलग है, फॉरेन कंपनी का अलग है, फर्म का अलग है, और इंडिविजुअल एचओएफ एओपी एओपी इंडिविजुअल एचओएफ एओपी एजेपी का अलग है, सबका अलग है। तो आई होप यू शुड बी नोइंग अ क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ टैक्स रेट्स, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए टैक्स रेट्स में, ठीक है। कैपिटल गेन से भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, टीडीएस टीसीएस पीजीबीपी क्लबिंग एंड एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम में 40 60 75 25 बढ़िया से पढ़ के जाना, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसमें से। अच्छा, उसमें कभी कभार ये लोग ना कंफ्यूजन दे देता क्वेश्चन में कि कभी कभार तुमको लगेगा कि ये कंपोजिट रूल एप्लीकेबल होगा, बट होगा नहीं, उसमें या तो 100% एग्रीकल्चरल इनकम है या तो 100% बिजनेस इनकम है। तो गाइज यू हैव टू स्टडी, बेसिकली यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू रिवाइज, ठीक है। और आप प्लीज ये सोच के अभी टेंशन में मत आ जाना, ये मैं आपको इलस्ट्रेटिव लिस्ट बता रहा हूं, ये मैं आपको इलस्ट्रेटिव लिस्ट बता रहा हूं। हो सकता है, आई डोंट नो, आई एम वेरी, मतलब मैं बहुत जल्दी ये बात बोल रहा हूं, बट हो सकता है कि कोई आप लोग में से एक स्टूडेंट अभी ये सेशन देख रहा है, वो इनमें से कोई एक चैप्टर छोड़ के रखा है और उसको टेंशन चालू हो गया है कि सर हम तो ये चैप्टर छोड़ के रखे हैं, अब हमारा क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप अपना बेस्ट दे रहे हो, ठीक है। आप जो भी पढ़े हो ट्रस्ट में उसको सही मानो कि इसी में से क्वेश्चन आएगा, अपने आप का कॉन्फिडेंस बूस्ट करो, क्योंकि अभी इस वक्त आप कुछ नया ट्राई करने जाओगे ना तो आपका रिजल्ट बहुत पुअर हो जाएगा। कुछ भी नया ट्राई करने मत जाइए, अभी बस अपना जो भी आपने पोर्शंस पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, उस पर रिविजन रखिए और उसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अक्सर स्टूडेंट्स क्या होता है, प्रैक्टिस करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, बट उसके बाद जो है उनको यही लगता है कि वो आगे बढ़ नहीं पाते, पूरा का पूरा जो है इनका प्रैक्टिस हो जाता है। क्लियर है? चलो, ये हो गया मेरा डीटी का। अब नेक्स्ट अपन आते हैं आईडीटी में, नेक्स्ट अपने आते हैं आईडीटी में। आईडीटी में आऊं,
आईडीटी में एक बात मैं बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन थ्योरी रहेगा, पहला क्वेश्चन ये 100% तय है। और ये भी मैं बता देता हूं कहां से रहेगा। ये रहेगा आपका बेसिक्स ऑफ आईडीटी से, बेसिक्स ऑफ जीएसटी से। आप अपना फर्स्ट चैप्टर जो आपने जीएसटी में पढ़ा था उसको ओपन कर लेना। पॉसिबली मुझे नहीं लगता 10 से ज्यादा तरह के क्वेश्चंस होंगे, नॉट मोर देन 10 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उनमें से ही आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन, ए बी पार्ट बी भी पूछ लिया जाएगा। इट कैन बी एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल, फंक्शंस ऑफ जीएसटी बोर्ड, फंक्शंस ऑफ एनीथिंग, डिफरेंस बिटवीन डीटी आईडीटी जैसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई। कुछ भी पूछा जा सकता है। एडवांटेज ऑफ जीएसटी टू डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है तुमको इस बार इनवॉइस से पूछ ले, एनीथिंग कैन कम, बट थ्योरी आएगा सर, थ्योरी। अब किसी स्टूडेंट को थ्योरी पसंद नहीं है तो वो एलिमिनेट कर सकता है, और किसी स्टूडेंट को अगर है कि नहीं सर मैं तो थ्योरी अटेंड करूंगा क्योंकि इजी थ्योरी आता है, तो यू शुड गो फॉर इट। ये एक 14 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन एकदम 100% आएगा इनडायरेक्ट टैक्स में। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो 3 क्वेश्चन आता था उसमें से एक क्वेश्चन तो थ्योरी है। इनकम टैक्स से कभी डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जीएसटी से डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आएगा एक। ठीक है, दूसरा पार्ट। नेक्स्ट आपका जो जनरली पूछा जाता है, मतलब वो मैंने आपको ये दिखा दिया, यही सीक्वेंस फॉलो होता है। अब देखो गाइज, थोड़ा एक आध चैप्टर आगे पीछे हो सकता है, बट 99% यही फॉलो किया जाता है। रिवर्स चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे बस यही पूछा जाएगा, हु इज लायबिलिटी टू पे जीएसटी, हु इज लायबल टू पे जीएसटी, यानी कि रिवर्स चार्ज के सिचुएशंस में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपसे पूछा जाएगा कि बताओ लायबिलिटी जो है वो किसके ऊपर आएगी। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ लायबिलिटी जो है वो किसके ऊपर आएगी, वो रेसिपिएंट पर आएगी कि नहीं आएगी। तो हो सकता है कुछ सिचुएशन में रेसिपिएंट पर नहीं आएगा तो वहां पे लायबिलिटी नहीं आएगा। तो यहां पर आ गई आपकी रिवर्स चार्ज की पॉइंट। नेक्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में से। इट कैन बी फ्रॉम रूल 32, रूल 32 वाला पॉइंट से भी आ सकता है। ठीक है, रूल 32 तुमको याद होगा, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस हो या फिर तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज का जो कन्वर्जन चार्जेस होता है, जो एक्सचेंज चार्जेस होता है, उसके ऊपर जीएसटी लगता है, अलग से वैल्यूएशन रूल हो, ओपन मार्केट वैल्यू, एनीथिंग कैन कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इनपुट टैक्स क्रेडिट से जनरली 17.5 का क्वेश्चन आता है, यहां भी एग्जाम में आता है, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आईटीसी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट। देन वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स, ध्यान से सुनना, कस्टम से खाली एक पार्ट यानी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 7 मार्क्स का, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पूरे कस्टम्स में से, एंड दैट ओनली कम्स फ्रॉम वैल्यूएशन। कस्टम्स का आपको पता होना चाहिए आप सीआईएफ वैल्यू कैसे निकालते हो, आपको रेलिवेंट एक्सचेंज रेट कौन सा रेट का लेना है, आपको रेलिवेंट ड्यूटी कौन से दिन का लेना है, आपको सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऐड करना नहीं भूलना, ये मैंने मिस्टेक्स में लिख के रखा है। ठीक है, आप SWS ऐड करना मत भूलना, बेसिक कस्टम ड्यूटी में 10% आपको ऐड करना होता है, इवन इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। डोंट फॉरगेट टू मेंशन इट, डोंट फॉरगेट टू गिव इट। ओके, तो कस्टम वैल्यूएशन से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। रजिस्ट्रेशन टाइम ऑफ सप्लाई, इट कैन बी एनीथिंग, मतलब कभी ये लोग रजिस्ट्रेशन पूछ लिया तो कभी ये लोग कॉम्पोजिशन स्कीम पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकते हैं। ज्यादातर तक देखा गया है कि रजिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आता है, वेदर यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट, और टाइम ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अब हो सकता है कि, अब जनरली क्या है, हो सकता है प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपके एग्जाम में आ जाए। अभी तक ट्रेंड के हिसाब से देखा नहीं गया, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको बता देता हूं। प्लेस ऑफ सप्लाई इनिशियली आपके सिलेबस में नहीं था। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई न्यू सिलेबस में इनिशियली नहीं था, बाद में ऐड हुआ है, तभी प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस टेस्टेड नहीं है। बट डेफिनेटली मेरे हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई इनमें एकदम ज्यादा, क्या बोलते हैं ना, कि वर्थ है प्लेस ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन पूछना, बिकॉज ऑफ द एसेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ द एसेंस ऑफ द टॉपिक विच इज देयर इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट डेफिनेटली वहां से ज्यादा सवाल पूछेगा जो ज्यादा रेलेवेंट है डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई से आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऑल्दो ये अभी आपके क्वेश्चन में नहीं है, चैप्टर में नहीं है, आई मीन सीक्वेंस में नहीं मेंशन्ड है, बिकॉज इट हैज नॉट बीन टेस्टेड। MCQs आर द लिस्ट, पॉसिबल लिस्ट। अगेन MCQ में भी आपको पता होना चाहिए देयर इज अ सेपरेट लिस्ट ऑफ एग्जाम्पशंस। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि अलग से एग्जाम्पशंस का लिस्ट है सर्विसेज का, तो वो वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चार्ज ऑफ जीएसटी से
एमसीक्यू आता है। टैक्स इनवॉइस वेबल, ये सब थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कॉम्पोजिशन स्कीम, अगर जनरली देखा गया कॉम्पोजिशन स्कीम अगर एमसीक्यू आ गया तो ये नहीं आएगा। अगर रजिस्ट्रेशन एमसीक्यू में है तो रजिस्ट्रेशन आपका सब्जेक्टिव में नहीं आएगा, इट विल बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कस्टम से 3 एमसीक्यू आता है, ध्यान से सुनना। मैंने आपको 9 एमसीक्यू का लिस्ट बताया था कि 9 एमसीक्यूज आता है आईडीटी में से, उसमें 6 रहेंगे जीएसटी में और 3 रहेंगे आपके डायरेक्ट टैक्स में, सॉरी आई बेग योर पार्डन, 3 रहेगा आपका कस्टम में, ठीक है। 3 एमसीक्यूज आपके कस्टम्स में से रहेंगे, 6 एमसीक्यूज आपका जीएसटी का रहेगा और 3 एमसीक्यूज आपका कस्टम्स का में रहेगा। तो ये भी आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। रजिस्ट्रेशन, सप्लाई, रिटर्न्स, रिटर्न्स का जनरली फॉर्मेट, ड्यू डेट्स, सप्लाई में जनरली मिक्स सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई, ये सब आता है। टाइम ऑफ सप्लाई से भी आपका एमसीक्यू पूछा जाता है। एनीथिंग कैन कम फ्रॉम दिस पोर्शन ऑल्सो, ठीक है। डन गाइस, यस। तो ये था मेरा आज का डिस्कशन का पहला पार्ट, एबीसी एनालिसिस, जो कि मैंने किया बेस्ड ऑन पास्ट टेंस। बेसिकली एबीसी नहीं है, ये था आपका पास्ट टर्म का एनालिसिस, ठीक है। ये आपका पास्ट टर्म का एनालिसिस था कि कौन कौन से चैप्टर्स मेरे को पूछे जाएंगे मेरे एग्जाम में, अकॉर्डिंगली मैंने आपको ये सीक्वेंस बता दिया। अब आओ चेकिंग को लेकर बात करते हैं। पहला मिस्टेक, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। टैक्सेशन इज नॉट अ एग्जाम वेयर you will just write one liner or two liner answers. If you're thinking that you will be getting marks in a paper like taxation where you will just mention that if the question is, say for example I am asking you a question, a particular person issues an invoice on 5th October and payment received on 6th of October, determine the time of supply. आपको पता है कि देखते मेरा time of supply 5th October है, you know this. You just can't write the time of supply is 5th October. You have to give proper explanation. How you came to know 5th October? Give the provision, give the section number, quote the facts, then come to the conclusion. Else you will not be getting full marks, let me tell you. फिर मत बोलना अपने टीचर को कि सर आपने जैसा पढ़ाया था वैसे लिख कर आया, इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं दिया। बिकॉज आई हैव सीन पेपर्स स्टूडेंट्स के जो क्लेम किए कि मुझे तो 70 मिलना चाहिए था, आई हैव 45। सर कहां कट गया मार्क्स? शो द पेपर, शो द प्रेजेंटेशन, यू अंडरस्टैंड वेयर योर मार्क्स हैज बीन डिडक्टेड। यू हैव टू गिव फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। टैक्स के क्वेश्चंस 3 घंटे में अटेम्प्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, वो तो एमसीक्यू बचा लेता है भाई अपने को 30%। अपना 30% एमसीक्यू है जिसमें अपने को विदाउट रीजनिंग अपने को एबीसीडी लिखना होता है, वो अपने को बचा लेता है। तो आप 70% को बहुत जस्टिस देकर 2.5 घंटे में पेपर अटेम्प्ट कर पाते हो अच्छे से, एकदम प्रॉपर रीजनिंग देके। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ये सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यू हैव टू गिव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मतलब यू हैव टू गिव द रेलिवेंट प्रोविजन सराउंडिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन कि भैया as per section 12 subsection 2 of CGST Act 2017 the time of supply of goods under forward charge is earliest of the following dates. Number 1, date of issue of invoice. Number 2, due date of issue of invoice where invoice has been issued. Due date of invoice where supply involves movement of the goods. Accordingly, in this situation, the invoice date is this, the payment date is this, and this is. मैंने आपको कल एक example दिया. This is how you have to present. तो प्रॉपर नोट्स, पीजीबीपी में क्या गड़बड़ होता है? एड बैक कर दिए, लेस कर दिए, क्यों किए नहीं पता। और मोर इंपॉर्टेंट थिंग, पीएल में अगर कोई आइटम डेबिटेड एज एन एक्सपेंस, यू हैव क्लेम्ड इट एज एन एक्सपेंडिचर बट यू हैव नॉट गिवन एनी नोट। आपको पीएल के नीचे बहुत सारे नोट्स दिए रहते हैं, याद है? बताओ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं।
पीएल के नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं, फिर पूछा जाता है कंप्यूट पीजीबीपी इनकम और कंप्यूट टोटल इनकम। अब वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसका आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, तो आपको उसका भी नोट देना पड़ेगा कि वाई आर नॉट मेकिंग एनी ट्रीटमेंट, बिकॉज इट इज एन अलाउबल एक्सपेंस और बिकॉज इट इज अ टैक्सेबल बिजनेस इनकम, सो नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। रिकवरी ऑफ बैड डेट पीएल में क्रेडिटेड है, आपने कुछ किया नहीं, क्यों नहीं किया भैया? एज पर सेक्शन 41 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, recovery of bad debt is supposed to be taxable as business income in the year in which the recovery has been done. Hence no credit, hence no adjustment has been made. So guys, when you are solving tax paper, think from the point of view of examiner. He wants complete answer. He's testing you whether you can give opinions. Guys, समझो बात को। टैक्स एज अ टैक्स कंसल्टेंट, एज अ टैक्स एक्सपर्ट इन फ्यूचर आपसे क्या एक्सपेक्टेड है बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट? दैट यू कैन एडवाइज योर क्लाइंट, you can handle their taxation matters, you can represent them before the courts, tribunal or whatever, you can handle their litigation proceedings, and anything in taxation doesn't come orally, it comes with a written opinion. If, what, when, how, kaise, and everything is presented. So you have to have a very good writing skills, and that cannot be developed on a single day, it takes time. तो अभी करेक्ट टाइम है, हिट द बुल्स आई, एकदम 1 महीना है, आराम से आप डेली प्रैक्टिस करिए। आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लगेगा कि यार मेरे से हो नहीं रहा है, बट यस इनिशियली लगेगा, उसके बाद आप प्रोग्रेसिवली सक्सीड हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, डिटेल्ड आंसर्स टू बी गिवन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड रीजंस मैं बात कर चुका हूं। जहां तक वो मेक टैबुलर प्रेजेंटेशंस, जहां आपको लगता है कि इसका प्रेजेंटेशन मैं टेबल में करूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, तो टैबुलर प्रेजेंटेशंस बनाइए, नोट्स ज्यादा से ज्यादा दीजिए। एग्जांपल दे रहा हूं, सैलरी में तुमको ग्रेचुटी दे दिया, लीव सैलरी दे दिया, वीआरएस दे दिया और आरएफए दे दिया, बहुत सारे एडजस्टमेंट दे दिए सर। बेस्ट है वर्किंग नोट्स में दिखा दो कि टैक्सेबल ग्रेचुटी में एग्जेम्पशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, वीआरएस में एग्जेम्पशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट द ग्रेचुटी अमाउंट वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2 नीचे दिखा दो, बेस्ट है। बहुत बार क्या होता है मैं बताता हूं, इंस्टीट्यूट ये सब सिचुएशन में क्या करता है, फाइनल आंसर टेस्ट कर लेता है, अगर तुम्हारा फाइनल आंसर करेक्ट है ना, पूरा सही है, दे विल नॉट चेक द रेस्ट पोर्शन ओनली। तो ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन टेक्निक होता है विच आई थिंक यू शुड डू। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे तो ग्रेचुटी का वर्किंग्स मेन क्वेश्चन में भी दिखा सकते हो, आपको जरूरी नहीं है आगे नोट्स में दिखाने का, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, तो उसका एक फ्लो फिक्स होना चाहिए। केस स्टडी मतलब आपको कोई केस दे देगा, आपसे पूछेगा कि whether TDS is required to be deducted, और आपसे पूछ लेगा whether it is a supply, और आपसे पूछ लेगा whether it is a import, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ना एक प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन करना है कि मेरे को किसी भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। सबसे पहले तो आपको उसका फैक्ट्स लिखना है, ठीक है, फिर आपको उसका रेलेवेंट प्रोविजन लिखना है कि व्हाट इज द रेलेवेंट प्रोविजन विच इज सराउंडिंग दिस फैक्ट, देन गिविंग योर आंसर यू विल लीड टू अ कंक्लूजन, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले आप कंक्लूजन दे दिए कि दिस इज द करेक्ट आंसर। वाई दिस इज द करेक्ट आंसर? बिकॉज गिवन द फैक्ट्स एज पर दिस प्रोविजन दिस शुड बी करेक्ट, ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए दैट यू विल जस्ट गिव वन लाइन आंसर दैट दिस इज द करेक्ट आंसर। बक अरे क्यों, कैसे, प्रोविजन क्या है, फैक्ट्स क्या है, ये इस केस में क्या था बताओ। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि what is the problem of today's generation, that why they are not able to present their answers, because their full focus during the classes is just to remember the provision and that's it, nothing else. And here comes the importance of mock test, here comes the importance of applying yourself कि आप किस तरीके से जो है अप्लाई कर सकते हो अपने सारे नॉलेज स्किल्स को। क्लियर है क्या? अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वर वेटिंग फॉर, कि सर व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स विच अ स्टूडेंट कमिट इन अ टैक्सेशन पेपर। ज्यादा तो डीटी का ही है, क्योंकि डीटी ही थोड़ा घुमावदार है, आईडीटी थोड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो लेट्स कम टू डायरेक्ट टैक्स फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल you should have a clear cut understanding between old tax regime and new tax regime. What are the differences? Tax rates के अलावा what are the exemptions which you will not be getting in the new tax regime? What are the deductions which you will not be getting in the new tax regime? अच्छा,
इन दिस एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन, एग्जांपल दे रहा हूं अगर आपको याद होगा, 80 CCD2, 80 JJAA, if you remember, conveyance allowance, traveling allowance, if you remember, these all are allowable under new tax regime also. अब ये किसी को याद नहीं रहता है, ये मिस्टेक करके आ जाएंगे आप। आपको तो याद है, अरे यार 80 कोई भी चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलता है। नहीं बाबा, मिलता है, कुछ कुछ डिडक्शन मिलता है। आपको याद होगा, अरे कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलता। अरे नहीं बाबा, कुछ कुछ अलाउंसेस मिलता है। देयर आर फ्यू अलाउंसेस यू विल बी गेटिंग इवन इन न्यू टैक्स रेजिम, वो ध्यान देना है। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट द ओल्ड रेजिम एंड न्यू रेजिम स्पेशली। डेफिनेटली इंस्टीट्यूट विल बी अच्छा, और एक बात मैं आपको बता देता हूं, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं। आई होप यू नो अबाउट डायरेक्ट टैक्स न्यू बिल, डायरेक्ट टैक्स न्यू बिल, इनकम टैक्स बिल 25। all the old provisions are still being continued in the new bill, यानी कि ओल्ड प्रोविजन हटने वाला नहीं है, वो अभी भी है। तो ऐसा मत सोचना कि ये पेपर में पूछेगा नहीं, पूछेगा। तुमको सही माइंडसेट अप्लाई करना पड़ेगा कि ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम दोनों एग्जाम में। तो बी डू नॉट बी फ्री, यू हैव टू सिट विद बोथ द माइंड्स कि आई एम कैलकुलेटिंग टैक्स एज पर ओल्ड रेजिम, मुझे सारे डिडक्शंस देने हैं। बट अगर मुझे नहीं होल्ड रेजिम में जाना है तो मैं न्यू टैक्स रेजिम में जाऊंगा, तो वहां पे मुझे नहीं देने डिडक्शन, मुझे नहीं देने एग्जाम्पशन, मुझे टैक्स लाइबिलिटी भी अलग तरीके से कैलकुलेट करना है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है नीचे, सरचार्ज रेट्स और रिबेट के प्रोविजंस भी अलग अलग है। सरचार्ज रेट्स एंड रिबेट के प्रोविजंस भी अलग अलग है, इफ यू नो दिस। सरचार्ज रेट भी अलग है, रिबेट के प्रोविजन भी अलग है। रिबेट याद होगा आपको, ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख तक का लिमिट है और न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख तक का लिमिट है। और न्यू टैक्स रेजिम में रिबेट मिलता है मार्जिनल रिलीफ के साथ, उसमें मार्जिनल रिलीफ भी मिलेगा। इवन इफ योर टोटल इनकम एक्सीड 7 लाख, यू विल स्टिल बी एलिजिबल फॉर मार्जिनल रिलीफ। तो ओल्ड रेजिम में न्यू रेजिम में गाइस, सरचार्ज रेट्स का क्या डिफरेंस है और रिबेट के प्रोविजंस के क्या डिफरेंस है, ये सब जो है आप आराम से जो है अपना कैलकुलेट कर सकते हो। ये ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन होता है। 24B में सब मिस्टेक करके आते हैं। 2 लाख का लिमिट में कैसे कैलकुलेट करें सर, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होता है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होता है, उसमें 24B में बहुत सारे पॉइंट है। अच्छा, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी में 2 लाख का लिमिट लगता है क्या? डीम लेट आउट प्रॉपर्टी है, उसमें 2 लाख का लिमिट नहीं लगेगा, क्योंकि वो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बट वो लेट आउट मान लिया गया है, तो उसमें 2 लाख का लिमिट नहीं लगेगा। अच्छा, इसके साथ तुमको न्यू टैक्स रेजिम पूछ लेता है। न्यू टैक्स रेजिम में तो कभी भी 2 लाख नहीं मिलेगा, न्यू टैक्स रेजिम में तो 24B नहीं मिलता है। तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके इंस्टीट्यूट आपको कंफ्यूज कर सकता है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कब से कब तक कैलकुलेट होगा, करेंट ईयर इंटरेस्ट कब से कब कैलकुलेट होगा, डिवाइड बाय 5 करके कैसे कैलकुलेट होगा, एवरीथिंग शुड बी वेल इन योर कंट्रोल। तो हाउस प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा डेंजरस पोजीशन जो स्टूडेंट को लगता है वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन 24B में। जब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन का बात करता हूं ना, ट्रस्ट में ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। 80EE, 80EEB सब भूल जाते हैं। चैप्टर 6 के साथ इसका कनेक्टिविटी है गाइस। when you are buying a residential property and you are taking a loan, you are eligible to take the deduction of that interest if you are fulfilling some prescribed conditions. So it may be possible that you are claiming deduction under 24B and you are also claiming chapter 6 deduction under 80EE simultaneously. It may be possible. तो लास्ट टर्म दिसंबर 24 में नहीं, इफ आई रिमेंबर जून 24 टर्म में इंस्टीट्यूट ने इसका एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था। मतलब मेरे को भी मजा आ गया था सॉल्व करके। मतलब वो ही को स्टूडेंट सॉल्व कर सकता था जिसको 100% क्लैरिटी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है 24B और 80EE के बीच में। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप बस इसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो कि यार ये सर ने बता दिया हमको बस यही करना। इनके बीच में कोई कनेक्टिव सवाल बना के भी पूछा जा सकता है। तो गाइस अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज ओनली पॉसिबल अगर आपने डे 1 से मेहनत किया होगा। तो आई एम वेरी श्योर आप किए होंगे। परक्विजिट वैल्यूएशन इन सैलरी, परक्विजिट सबसे इंपॉर्टेंट है सैलरी में। अलाउंसेस सबको याद हो जाता है, रिटायरमेंट बेनिफिट सबको याद हो जाता है, परक्विजिट में सबका इशू होता है कि सर वैल्यूएशन कैसे करें, जेन्युइनली आरएफए के केस में।
आरएफए का एक मैं बात बताता हूं, आरएफए का कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करना। क्यों सर? क्योंकि आरएफए में जब सैलरी निकालना पड़ता है फॉर परसेंटेज पर्पस, दैट इज 5% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, उसमें स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है बताता हूं। अलाउंसेस क्या है ना, बहुत बार इंस्टीट्यूट चालबाजी करके क्वेश्चन के लास्ट में देगा कोई अलाउंसेस, तो आप सोचते कि हम उसको लास्ट में ऐड कर देंगे, लेकिन आरएफए आप पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग आरएफए प्रायर? बिकॉज इन कैलकुलेटिंग आरएफए whenever you will see salary, you will be requiring computation of allowances also. अब अलाउंसेस क्वेश्चन के लास्ट में दिया है, टेलीफोन अलाउंस दिया मान लो, टैक्सेबल है। टेलीफोन परक्विजिट एग्जाम्प्ट है, अलाउंसेस टैक्सेबल है। ये भी मिस्टेक करता है स्टूडेंट। अलाउंस टैक्सेबल है, अलाउंस टैक्सेबल है, बट वही फैसिलिटी देगा घर में वो एग्जाम्प्ट है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए अलाउंस एंड परक्विजिट के बीच में। मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल है, बट मेडिकल परक्विजिट अगर एम्प्लॉयर आपको देगा, एग्जाम्प्ट है। स्पेसिफाइड हॉस्पिटल है, प्रिस्क्राइब्ड हॉस्पिटल, ऑब्वियसली इसके प्रोविजंस है। तो परक्विजिट वैल्यूएशन अच्छे से करने का, आरएफए हमेशा लास्ट में कैलकुलेट करने का, क्योंकि आरएफए में कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं जो तुम्हारा हो सकता है छिपा हुआ हो कहीं पे भी, तो उसको तुम लास्ट में कैलकुलेट करना। पीजीबीपी में एकदम क्लियर है, आपको ये पता होना चाहिए कौन से एक्सपेंसेस। बेटा थोड़ा वेट करो, बस 10 मिनट का और सेशन है, उसके बाद मैं क्वेरी लेता हूं, प्लीज वेट करो, ठीक है? 10 मिनट का और सेशन है बस। पीजीबीपी में यू विल डेफिनेटली फेस दिस प्रॉब्लम। कोई एक्सपेंस अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा सर कि अलाउड है कि डिसअलाउड है, जय माता दी करके कोई भी एक ट्रीटमेंट करके आ जाना, ट्रस्ट मी स्टेप मार्किंग मिलेगा। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पूरे लंबे क्वेश्चन पीजीबीपी में क्या मुझे स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा, क्या बिल्कुल मिलेगा आपको। डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग स्टेप मार्किंग। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक एडजस्टमेंट नहीं समझ में आ रहा है, कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आइटम समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या करें सोचते रह गए, 10-20 मिनट उसी में लगा दिया। मत करना। टाइम इज वेरी वेरी प्रेशियस इन योर दैट 3 hour पेपर, ठीक है? तो अलाउबिलिटी डिसएबिलिटी एक्सपेंसेस का पूरा क्लैरिटी होना चाहिए, कौन सा एडबैक करना है, कौन सा एडबैक नहीं करना है, और एडबैक नहीं करना है और करना है सबका नोट्स दे के आना है। इंडेक्सेशन बेनिफिट कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा पता नहीं होता है बहुतों को। कैपिटल गेन में स्लम सेल में इंडेक्सेशन बेनिफिट दे के आ जाते हैं। अरे कैसे कर रहे हो आप? स्लम सेल में इंडेक्सेशन कभी से ही नहीं मिला है। बॉन्ड्स डिबेंचर्स में इंडेक्सेशन दे आते हैं कभी। अब तो और क्लियर हो गया कि भैया इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, अब तो परमानेंटली हट गया इंडेक्सेशन 23 जुलाई के बाद से। अगर ट्रांसफर 23 जुलाई के पहले हुआ है तो इंडेक्सेशन देना कंपलसरी है भाई, ऑप्शनल नहीं है। 23 जुलाई के बाद अगर ट्रांसफर हुआ है तो इंडेक्सेशन ऑप्शनल हुआ है। That too for resident individual transferring land or building. Acquired property before 23rd July and transferring after 23rd July. क्लियर होना चाहिए सर। 54 सीरीज 100% टेस्ट होगा एग्जाम में। बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। 54 ईसी में 50 लाख का लिमिट है, ठीक है? अब वो 50 लाख का लिमिट में 6 मंथ्स वाला पॉइंट वो लोग भूल जाता है, मैं देखा है। ट्रांसफर डेट से 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको बॉन्ड खरीदना पड़ेगा, तब आपको 54 ईसी मिलेगा। 54 एंड 54 एफ तो भाई मतलब कौन सा टर्म ऐसा है जब ये पूछा नहीं है? इट्स अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ इंस्टीट्यूट, 54 एंड 54 एफ, दे विल डेफिनेटली आस्क यू। अब 54 एफ में आपको याद होना चाहिए कि वहां पे प्रपोर्शनेट कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है, तो वहां पे हमें वो प्रोविजन लगाना होता है, एलटीसीजी इनटू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन। अब किसी को फॉर्मूला लर्न करना, फॉर्मूला लर्न कर लो। किसी को ये वर्ड से समझ में आ गया है कि प्रपोर्शनेट कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है, तो चलो क्लियर हो गया। 10 करोड़ वाला प्रोविजन सब भूल जाते हैं कि सर इसका लिमिट आ गया है 10 करोड़ का। अब 10 करोड़ के एक्सेस अगर आपने कोई कॉस्ट एक्वायर किया न्यू एसेट का, तो आपको इग्नोर करना है, आपको उसको कंसिडर नहीं करना है, यू हैव टू इग्नोर इट। आप अप टू 10 करोड़ तक का ही कॉस्ट कंसिडर कर सकते हो और नहीं कर सकते हो। चैप्टर 6 में जो कॉमन एरर्स है भाई 80C, आई डोंट नो भाई, मतलब कि
80C सबसे ज्यादा मोस्ट फेमस सेक्शन है, जो आई थिंक आपके फैमिली मेंबर्स भी जानते होंगे। और वही क्वेश्चन में आता है, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, इन्वेस्टमेंट इन एनएससी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एलआईसी प्रीमियम, फिर भी अपने उसमें एरर करके आते हैं। अच्छे से पढ़ के जाना, 80C एरर वाला पॉइंट है। खासकर 80C का कनेक्शन आपके एनपीएस स्कीम के साथ, CCD1 एंड CCD1B। CCD1B इज एन एडिशनल डिडक्शन ऑफ 50,000, वो अलग है। और CCE है वो रेस्ट्रिक्ट करेगा, किसको रेस्ट्रिक्ट करेगा? C को, ट्रिपल C को एंड CCD1 को। 80D हो गया मेडिक्लेम। TTA हो गया आपका इंटरेस्ट इनकम। भाई साहब, TTA इंटरेस्ट इनकम इज ओनली ऑन सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट, FD और सेविंग्स अकाउंट सेम नहीं होता है। अगर तुम्हारा FD से ब्याज आ रहा है तो TTB में मिलेगा, दैट इज ओनली फॉर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। और अगर तुम्हारा नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, उससे इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, आईएफओएस में टैक्सेबल होगा तो डिडक्शन भी मिलेगा। भूल जाते हैं सर। चैप्टर 6 से का डिडक्शन आपको कैपिटल गेन के साथ नहीं मिलता है, पता है आपको ये बात? अगर आपके जीटीआई में कैपिटल गेन है और आपके डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से है, तो आपको डिडक्शन कैपिटल गेन के अगेंस्ट में नहीं मिल सकता है। रीजन क्या है? कैपिटल गेन के ऊपर अपने पर लोअर रेट ऑफ टैक्स है, उस पर नॉर्मल स्लैब रेट नहीं लगता है। जैसे कैजुअल विनिंग पे 30% है टैक्स, उसके अगेंस्ट में आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, वैसे कैपिटल गेन के अगेंस्ट में आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो क्या पता टोटल इनकम में तुमको कुछ इस तरीके से कंफ्यूज कर देगा। एचपी आ रहा है, एग्जांपल दे रहा हूं 2 लाख, सैलरी आ रहा है 1 लाख, एग्जांपल दे रहा हूं, कैपिटल गेन आ रहा है 4 लाख, तो जीटीआई हो गया कितना? 4 + 5 + 2 7 लाख। एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो आपके केस में डिडक्शन आ रहा है 4 लाख का, आप 4 लाख का डिडक्शन नहीं दे सकते। क्यों सर? कैपिटल गेन के अगेंस्ट आप मैक्सिमम डिडक्शन इन 2 हेड्स ऑफ इनकम के अगेंस्ट में दे सकते हो, आप कैपिटल गेन के अगेंस्ट में डिडक्शन नहीं दे सकते। द मोस्ट कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स आर कमिटिंग। हम अंदर इतना घुस जाते ना दोस्त, अंदर इतना घुस जाते हैं ना कि पता नहीं चलता कि यार बेसिक चीज क्या है। आई होप आई एम डूइंग जस्टिस टू दिस सेशन। दिस इज द नीड ऑफ द आवर, जस्ट टू हाईलाइट कि भाई ये बेसिक बेसिक मिस्टेक आप करोगे, मत करना। तुमको पूरा लंबा चौड़ा पोथा तुमने पढ़ लिया, एटी जेजे डबल ए टीटीए टीटीवी सब पढ़ लिया, बट बेसिक चीज नहीं पता तुमको, क्या फायदा? सेट ऑफ वाले चैप्टर में रूल्स बस अच्छे से पढ़ के जाना। एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक बच्चा करता है, वो ये भूल जाता है कि रेस्ट्रिक्शन लॉसेस में है। किस में? लॉसेस में। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यू हैव अ इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस 2 लाख। आप म्यूट करके अनम्यूट करके इसका आंसर दे सकते हो मेरे को, ठीक है? आप अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो। यू हैव अ इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस 2 लाख एंड यू हैव अ लॉस फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस 2 लाख। कैन यू सेट ऑफ दिस लॉस विथ इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस? स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के साथ क्या आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, सबको वेरी गुड। भाई लॉस देखना, क्या लॉस फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस में कहीं भी रेस्ट्रिक्शन है कि वो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता है? नहीं। स्टूडेंट के माइंड में है नहीं नहीं स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है भाई, उसके साथ तो खाली स्पेक्यूलेटिव बिजनेस आएगा। नो, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के लॉस में रेस्ट्रिक्शन है, ओएमआरएच के लॉस में रेस्ट्रिक्शन है, स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस में रेस्ट्रिक्शन है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में रेस्ट्रिक्शन है, बिजनेस लॉस में रेस्ट्रिक्शन है कि उस सैलरी में सेट ऑफ नहीं हो सकता। हाउस प्रॉपर्टी, अच्छा और एक चीज, और एक जबरदस्त सवाल पूछ रहा हूं, HP1 हाउस प्रॉपर्टी 1 लॉस है 4 lakhs का, हाउस प्रॉपर्टी 2 इनकम है 6 lakhs का, कैन दिस हाउस प्रॉपर्टी लॉस ऑफ 4 lakh बी कंप्लीटली सेट ऑफ with house property 2 of 6 lakh? Yes or no? Can this house property 1 4 lakh का loss be completely set off with house property 2 का income 6 lakh? शिवम बोल रहा है नो सर, फिर बोल रहा है यस सर, कोई बोल रहा है हाँ हाँ, कोई बोल रहा है नो नो। मजाक चल रहा है क्या भाई? कॉन्फिडेंट कर लो, लॉक कर लो, और भी पूछू क्या ABCD करके? एग्जैक्टली exactly. ये सेट ऑफ अलाउड है, अदर हेड के साथ अलाउड नहीं है बाबा। अदर हेड के साथ 2 लाख तक का सेट ऑफ अलाउड है, विद इन हेड तक तुमको जितना करना करना, कौन रोका है? ये मिस्टेक बेसिक सा चीज है, 2 लाख वाला रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे आप। तो टैक्स के पेपर में सबसे बड़ा, मतलब मैं बोलूंगा कि मुझे भी याद है अपना इंटरमीडिएट, चुनौती आएगी कि कंट्रोल योर इमोशंस। पेपर इजी आएगा, हड़बड़ाना मत। पेपर इजी है, वो मेरे लिए इजी है, आप लोग के लिए इजी नहीं है। आप लोग को इज्जत से पेपर अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि एक छोटा सा मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को बर्बाद कर सकता है। तुमको पता नहीं चलेगा, तुम अरे यार ये तो सर पढ़ा है, तो अरे अरे ठीक ठीक ठीक, अरे 2 लाख का 2 लाख, बस हो गया। तो कंट्रोल योर इमोशंस, बी वेरी पेशेंट व्हेन यू आर डूइंग द एग्जाम, गिविंग द एग्जाम, एंड मेरे हिसाब से अपने पे ट्रस्ट करो यार। जितना ही मैराथन देख लो, जितना ही कर लो, एट द एंड ऑफ द डे इट विल मैटर कि आप टैक्स में अपने से कितना सेल्फ स्टडी कर पाए हो, रिवाइज कर पाए हो और प्रैक्टिस कर पाए हो, वही तुम्हें बचाएगा। तो रूल्स आपको अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। इनकम टैक्स रेट्स सबका अलग अलग जो है, सब लोग गलती करता है, किसका 30 है, अच्छा टर्नओवर वाला भूल जाते हैं आप। टर्नओवर ऑफ लास्ट टू लास्ट ईयर शुड नॉट एक्सीड 400 करोड़, तो 25% डोमेस्टिक कंपनी के केस में है, पता होना चाहिए आपको ये, ठीक है। 30% सब में नहीं है, सरचार्ज अलग अलग है, सेस 4% लगाना भूलना। अच्छा राउंड ऑफ का प्रोविजन मिस्टेक करके आ जाता है सब, राउंड ऑफ करना है टोटल इनकम को, इंडिविजुअल हेड्स को नहीं। टोटल इनकम जब फाइनली आ जाएगा उसको राउंड ऑफ करना है 288A में, और टैक्स लाइबिलिटी को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट रूपी 288B में, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 10 में होना चाहिए। मल्टीपल्स ऑफ 10 में, जैसे मान लो अगर आपका इनकम है 1,45,248, तो आपका इनकम कितना हो जाएगा 1,45,250। इट शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। अच्छा ये बात आपको पता है क्या कि सर रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF, आई रिपीट रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF का अगर कोई अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट है, आई रिपीट रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF का अगर कोई अनएग्जॉस्टेड BEL है, BEL समझ गया, 2.5 लाख 3 लाख का जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट है, अनएग्जॉस्टेड मतलब सारे सेट ऑफ करने के बाद, तो क्या वो कैपिटल गेन इनकम के साथ इसको सेट ऑफ कर सकते हैं? कर सकते हैं। नॉन रेसिडेंट नहीं कर सकता है, ये मिस्टेक मत करना, नॉन रेसिडेंट नहीं कर सकता। अच्छा क्या आपको ये पता है वो 3 लाख वाला लिमिट जो है, वो 5 लाख वाला जो लिमिट है वो NR के लिए नहीं है? हाँ, ये मिस्टेक मत करना, वो खाली रेसिडेंट्स के लिए, वो खाली किसके लिए? रेसिडेंट्स के लिए। अच्छा क्या आपको ये पता है कि 115 BAC जब अपने न्यू रेजिम में जाते हैं तो 3 लाख से आपका स्लैब स्टार्ट होता है, तो चाहे आप 60 के हो या 40 के हो या 80 के हो, लिमिट सबके लिए बराबर है। हाँ, एज का कोई नंबर नहीं है फॉर न्यू टैक्स रेजिम, ठीक है सर। एज इज रेलिवेंट इन डिटरमाइनिंग BEL ऑफ एन इंडिविजुअल एंड रिलेटेड प्रोविजन। कभी भी एग्जाम में कहीं एज दिया रहेगा ना क्वेश्चन पेपर में, थोड़ा सतर्क हो जाना, क्योंकि गाइस थोड़े बहुत सारे प्रोविजंस है इनकम टैक्स में जो सीनियर सिटीजन को बेनिफिट देता है, चाहे वो टैक्स रेट हो, चाहे वो डिडक्शन हो, चाहे वो कोई भी एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनी प्रोविजन हो। तो थोड़ा सा एज को लेके थोड़ा सा आप माइंडफुल रहिएगा कि अगर एज दिया हुआ रहेगा, जैसे आपको याद होगा 80D में अगर आप मेडिकल प्रीमियम पे कर रहे हैं, 80D का केस है, तो डेफिनेटली वहां पे डबल द लिमिट हो जाता है। नॉर्मली अपने लिए 25,000 है, बट अपने सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है, तो वो थोड़ा सा आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा एज को लेकर, ठीक है।
तो डीटी में ये सारे मुझे लगे कॉमन मिस्टेक्स हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर और भी कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं तो उसको नोट करके अपने लिए सेपरेट रखिएगा। देखिए जो मिस्टेक है ना, वही आपका एक्चुअल इंप्रूवल वाला मैकेनिज्म है। वो एग्जाम के एक दिन पहले वो मिस्टेक्स को पढ़ लेना कि ये चीज मैं नहीं करूं। ठीक है, बाकी जो चीज आप ठीक कर रहे हो तो कर ही रहे हैं, मतलब जो मिस्टेक कर रहे हो उसको आइडेंटिफाई करके इंप्रूव करना है। दैट इज आवर मेन टारगेट। आईडीटी में कुछ ज्यादा बोलने का नहीं है, बिकॉज ट्रस्ट में आईडीटी इज मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड दैट इज वाई दैट विल बी माई की पॉइंट इन जून 25 पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, रजिस्ट्रेशन कॉम्पोजिशन स्कीम में आप लोग को आपको याद नहीं रहता रजिस्ट्रेशन में कि 10 लाख का लिमिट किसके लिए, 20 लाख का लिमिट किसके लिए, 40 लाख का लिमिट किसके लिए। ये एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10 लाख का लिमिट कब है, 20 लाख का लिमिट कब है, 40 लाख का लिमिट कब है, कब गुड्स है, कब सर्विस है, कौन सा स्टेट क्या है, कैसे क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए। अगेन कॉम्पोजिशन में पता होना चाहिए 75 लाख का लिमिट किसके लिए, 1.5 करोड़ का लिमिट किसके लिए, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, आईटीसी यूटिलाइजेशन रूल ये एकदम पता होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिट्रेट कर देता हूं अभी सेशन में कि इनपुट क्रेडिट को कैसे यूज करना है अपने को। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में 100%। टोटल जीएसटी कंप्यूटेशन करके बताओ, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में। आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, पहला नोट बनेगा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का, बना देंगे पूरा सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी। इनपुट टैक्स क्रेडिट का इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी इनपुट आईजीएसटी। अब जब सेट ऑफ का बारी आएगा सबसे पहले जाओगे इनपुट आईजीएसटी के पास। इनपुट आईजीएसटी विल बी यूटिलाइज्ड फर्स्ट विथ ऑब्वियसली अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी, ऑब्वियसली सेम घर में यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद अगर इनपुट आईजीएसटी के पास बैलेंस बचता है, अगर इनपुट आईजीएसटी के पास बैलेंस बचता है तो उसको एलिमिनेट मत करना, आपको इनपुट आईजीएसटी को पहले यूज करना पड़ेगा। किसके साथ यूज करेंगे, ऑब्वियसली आपके पास क्या बचा है, एक तरफ सेंट्रल एक तरफ स्टेट। अब आप देखोगे मैं सेंट्रल में सेट ऑफ करूं कि मैं स्टेट में सेट ऑफ करूं, तो ऑब्वियसली आप उन टैक्सेस के लिए उन टैक्स के साथ सेट ऑफ करना जिनमें एग्जिस्टिंग सीजीएसटी और एसजीएसटी का आईटीसी कम है। आई होप यू अंडरस्टूड। आपका मोटिव क्या है कि आपका कैश बैलेंस, जो कैश पेबल है वो कम से कम होना चाहिए। फाइनली जो आप पेमेंट करेंगे, टैक्स का पेमेंट करेंगे, वो कम से कम होना चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप पेमेंट्स क्रेडिट के थ्रू ज्यादा से ज्यादा कर दो, तो आप कैश लेजर के थ्रू कम पे करेंगे। तो विद दिस ऑब्जेक्टिव कीपिंग इन माइंड, आपका जो इनपुट आईजीएसटी है आपको उसको उस क्रेडिट के साथ, उस आउटपुट के साथ सेट ऑफ करना है, चाहे वो सीजीएसटी हो चाहे वो एसजीएसटी हो, विथ विच योर एंड रिजल्ट व्हेन इट कम्स टू अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल वो कम से कम आए। तो यहां पर गवर्नमेंट बोल दिया कि भैया तुम किसी भी ऑर्डर में किसी भी प्रपोर्शन में सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ तुम सेट ऑफ कर सकता है। क्लियर हो गया। बट यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका इनपुट आईजीएसटी शुड बी यूटिलाइज फर्स्ट। उसके बाद क्या होता है, you have to utilize your input CGST. Input CGST you will first utilize against, obviously आपका IGST के साथ यूज होगा पहले। ठीक है, मतलब जब आप इनपुट सीजीएसटी का बात करेंगे तो आप सबसे पहले अपने घर में सेट ऑफ करेंगे, मतलब आउटपुट सीजीएसटी। फिर अगर आपके पास बैलेंस बचता है तो आप आउटपुट आईजीएसटी के साथ उसको सेट ऑफ कर लो। और लास्ट में याद रखिएगा एसजीएसटी के केस में भी यही है, एसजीएसटी विल बी फर्स्ट यूटिलाइज विद एसजीएसटी आउटपुट एंड देन अगर बैलेंस बचेगा तो आउटपुट आईजीएसटी। बस इसमें एक बात ध्यान रखो कि सर अगर मेरे पास आउटपुट आईजीएसटी है तो मैं सबसे पहले कौन सा इनपुट यूज करूंगा, इनपुट आईजीएसटी यूज करूंगा, और फिर मैं कौन सा यूज करूंगा, कंपल्सरी मैंडेटरी, यू कैन नॉट चेंज सीजीएसटी, और फिर मैं कौन सा यूज करूंगा, एसजीएसटी। बच्चे पूछते हैं कि सर क्या इनपुट आई के बाद हम एस नहीं यूज कर सकते, नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अलाउड। आपको आई के बाद सी करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास सीजीएसटी का क्रेडिट नहीं है तो फिर आप एसजीएसटी यूज कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे लगता है कि ये बेसिक है जीएसटी का, जो बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जेम्पशंस एंड रिवर्स चार्ज, ये तो भैया एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना ही पड़ेगा तुमको। इतना ज्यादा एग्जेम्पशंस, इतना अमेंडमेंट आया इसमें, रिवर्स चार्ज में भी इतना ज्यादा है, कंफ्यूज होगा ही बच्चा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एग्जाम के एक दिन पहले बढ़िया से पढ़ के लेना, अच्छे से टाइम दे के पढ़ना, एग्जाम में आता ही है एग्जेम्पशंस एंड रिवर्स चार्ज। अच्छा, टाइम ऑफ सप्लाई में डेट्स का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रिवर्स चार्ज में कौन सा डेट लेना है, फॉरवर्ड चार्ज में कौन सा डेट लेना है, अच्छा वाउचर में कौन सा डेट लेना है। ठीक है, ये सब में एकदम क्लैरिटी होना चाहिए आपको एकदम कि किस में क्या डेट लेना है मेरे को। प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल्स जो है वो करेक्टली पता होना चाहिए, स्पेशली सेक्शन 10 एंड 12। ठीक है, 10 एंड 12, 10 में गुड्स का, 12 में है सर्विसेज का, तो एकदम क्लैरिटी होना चाहिए कि किस में मुझे क्या जो है लेना है, प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल्स।
वैल्यू ऑफ सप्लाई का कंप्यूटेशन प्रॉपर्ली निकालने में बच्चे लोग जनरली गलती कर देते हैं, किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है। अच्छा, डिस्काउंट को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि डिस्काउंट कब माइनस करना है, तो वो अच्छे से करके जाना। ठीक है, ये था आईडीटी में। बहुत ज़्यादा आईडीटी में है नहीं गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये था कॉमन मिस्टेक्स वाला पॉइंट। आज का मेरा जो सेशन है ये मैं एंड करूंगा आफ्टर डिस्कसिंग दिस हाइलाइट्स फॉर जून 25 टर्म। दिस इज माय फाइनल टेक ऑन माय जून 25 पेपर। ठीक है, सो हियर मी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू practice your workbook which has been released by the institute for both intermediate DT and IDT। जबरदस्त क्वेश्चंस है DT में और IDT दोनों में, अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। MCQ नहीं है उसमें, ठीक है, MCQ नहीं है उसमें, खाली सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। MCQ आप अपने इंस्टीट्यूट के मैट से, क्वेश्चन बैंक से, प्लस आप और भी एडिशनल रिसोर्सेज से प्रैक्टिस कर सकते हो अगर टाइम मिले। मतलब आपके ऊपर है, अगर टाइम मिले तो ICAI का केस स्टडी बुकलेट, इट इज नॉट एट ऑल, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं कि करना ही पड़ेगा। कोई स्टूडेंट बोले सर मैं खाली बैठा हूं, वेला बैठा हूं, कुछ काम दीजिए मैं बहुत कर लिया हूं और क्या करे, उनके लिए बात कर रहा हूं। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में सीए इंस्टीट्यूट ने केस स्टडी का बुकलेट निकाला है, एमसीक्यू का केस स्टडी। अब अगेन मैं बता रहा हूं, मैं रेकमेंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि केस स्टडी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। केस स्टडी एमसीक्यूज, केस स्टडी एमसीक्यूज बेटा आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं आपको करना टेक्स्ट में, बट एक होता है ना कि बॉस अगर हम केस स्टडी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो वन लाइनर एमसीक्यू, शॉर्ट लाइनर एमसीक्यू मेरे लिए कुछ नहीं है, वो कॉन्फिडेंस का बात और कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा तुमको लगे कि नहीं मेरे पास टाइम है, मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूं, तो तुमको अगर लगे तो तुम कर सकते हो कि सी इंस्टीट्यूट का केस स्टडी एमसीक्यू कर सकते हो। और अगर ऐसा लगे नहीं सर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को और भी सब्जेक्ट्स करने हैं, तो यू कैन इग्नोर इट ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सीएमए वाला करके जाओ। बट एक होता है ना यार, एक प्रोफेशनल एग्जाम है, जस्ट डोंट सेल्फ कंटेन योर सेल्फ टू वॉट हैज बीन गिवन बाय द इंस्टीट्यूट, यू शुड डू समथिंग मोर एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा में ये कर सकते हो आप। प्रैक्टिस एमसीक्यू बैंक जो कि लास्ट टर्म में निकाला गया था वो अच्छे से करके जाना, क्योंकि लास्ट टर्म ही हमने देख लिया था कि मेजॉरिटी एमसीक्यूज वही से आया था। पास्ट ट्रेंड ऑफ इंस्टीट्यूट को फॉलो करिए अच्छे से, जो मैंने आपको आज समझाया है। इंस्टीट्यूट के मैट को एकदम अच्छे से करके जाना है, मतलब इंस्टीट्यूट के मैट के कंटेंट में खाली जो उसका इलस्ट्रेशन है, जैसे आप इंस्टीट्यूट का मैट देखेंगे ना तो आपको इलस्ट्रेशंस दिखेगा, उसमें से आप देखोगे 70% इलस्ट्रेशंस तो बिलो स्टैंडर्ड है। बिलो स्टैंडर्ड मतलब कि वो एग्जाम वाले स्टैंडर्ड का नहीं है। कुछ क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे आपको जहां पर आपको लिखेगा कि नहीं ये मजा आया करके, यार मजा आया, ये नहीं करके जाते तो एक बार अगर एग्जाम में करते तो लगता कि कुछ नया करके गए हैं। तो एक बार उसको इंस्टीट्यूट के सारे चैप्टर्स में एक बार देख लेना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेना। जरूरी नहीं है तुमको सारा हैंड रिटन सॉल्व करना है, तुम कोई भी एक चैप्टर में एक या दो सॉल्व कर लिया बस, और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, बाकी तुम एक बार गो थ्रू कर लेना इंस्टीट्यूट के मैट के क्वेश्चंस को। मैंने ऑलरेडी बता दिया, ऐसे स्टडी मटेरियल के पीडीएफ्स को डाउनलोड करके आप केस स्टडी देख सकते हो। राइटिंग प्रैक्टिस बेटा बहुत ज़रूरी है, मैं बता रहा हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर अभी कुछ मत सोचो, सेल्फ करो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत हो, सेल्फ राइटिंग प्रैक्टिस करो, आंसर्स कंपैरिजन करो तो आपको ईजी हो जाएगा। 30% एमसीक्यू इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट, उसको ईजिली जाने मत देना। एमसीक्यू का जो 30 मार्क्स आपका आएगा वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है, डोंट लेट इट गो इजीली। मेरा तो ये रिकमेंडेशन रहेगा आईडीटी से पहले स्टार्ट करना, ठीक है, मतलब कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ आईडीटी, एमसीक्यू ऑफ आईडीटी उसको पहले खत्म कर देना, फिर डायरेक्ट टैक्स पोर्शन का एमसीक्यू उठाना और फिर डायरेक्ट टैक्स पोर्शन का सब्जेक्टिव उठाना। अगर तुमको ऐसा लगे कि मेरे को डायरेक्ट टैक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो, अगर तुमको डायरेक्ट टैक्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है गो विद द फ्लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आईडीटी क्या है, थोड़ा ईजी होता है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ज़्यादा हैंकी पैंकी नहीं होता है। ट्राई टू अटेम्प्ट बेटा 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है, ट्राई टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स का पेपर, क्योंकि स्टेप मार्किंग आपको मिलेगा ही मिलेगा, इस पे कोई डाउट नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन को आधा भी अटेम्प्ट करके आओगे ना आपको उतना मार्किंग मिलेगा। तो आई शुडेंट से दिस, आई शुडेंट से दिस, आपको 59 और 60 के बीच में फर्क पता है, ठीक है, आपको 59 और 60 के बीच में फर्क पता है, आपको 39 और 40 के बीच में भी डिफरेंस पता है। तो यहाँ पे जो 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, ये इसी चीज के डिफरेंस को फिल करेगा।
आप इस कैटेगरी में नहीं आते मुझे पता है, आप इस कैटेगरी में भी नहीं आते मुझे पता है, आप इस कैटेगरी में आते हो, ठीक है। 80s का फिगर ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, 70 का फिगर इतना अच्छा नहीं लगता है, आप डेफिनेटली इस कैटेगरी में आते हो, ठीक है गाइस। तो आई थिंक दिस वॉज मोर देन सफिशियंट फॉर टूडेज सेशन। आई वॉन्टेड टू कीप द सेशन वेरी मतलब एक होता है ना कंसाइज, टू द पॉइंट, नो इधर उधर का बकवास, और एग्जैक्टली जो अभी आपका डिमांड है वो मैंने ट्राई किया फुलफिल करने का, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन।